मैं ख्वाबों ख्यालों में शहजाद को तसव्वुर कर रही थी। आंखों में नमी घुल रही थी। वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा ख्वाब था जो शायद मैं कभी हासिल नहीं कर सकती थी। शहजाद की मोहब्बत मेरे दिल में बसती थी, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता था, क्योंकि मैंने खुद को अपने घर वालों के लिए वक्फ कर दिया था। मेरा घर अब मेरी कमाई पे चलता था और मैं सारा सारा दिन बस काम काज में मसरूफ़ रहती और रात को थक हार कर चुप कर लेटती तो आंखों में शहजाद का ही तसव्वुर रहता। अभी भी मैं उसी के बारे में सोच रही थी कि खट खट की आवाज़ सुनाई दी। मेरे क्वार्टर का दरवाज़ा बज रहा था। मेरे होश उड़ गए। मैंने एक नज़र घड़ी पे डाली। रात का 1 बज रहा था। मेरे वजूद पे कपकपाहट तारी हो गई। मैं अच्छी तरह जानती थी कि दरवाजे पे कौन है, मगर दरवाज़ा खोलना मेरे लिए एक मुसीबत थी और ना खोलना उससे भी बड़ा अजाब। अगर मैं दरवाज़ा ना खोलती तो मेरी नौकरी चली जाती, और अगर मैं दरवाज़ा खोल देती तो शायद सारी ज़िंदगी खुद को कोसती रह जाती। अभी भी मैं कश्मकश का शिकार थी जब दरवाज़ा इस हद तक बजा कि मुझे लगा दरवाज़ा टूट जाएगा, तो मैंने खौफ से थर थर कांपते दरवाजे की कुंडी खोल दी। कभी कभी इंसान को मजबूरी में बहुत कुछ करना पड़ता है, और अपनी नौकरी को बचाने के लिए मैंने भी मजबूरी में दरवाज़ा खोल दिया था। मेरी नज़र सीधी दरवाजे पे खड़े अपने मालिक पे पड़ी। 55 साल का बुढ़ा मालिक दरवाजे पे खड़ा गुस्सेली नज़रों से मुझे देख रहा था। कब से दरवाज़ा बजा रहा हूँ, बहरी हो गई हो क्या? ऐसे लग रहा था जैसे मालिक का बस चलता तो मुझे कच्चा चबा जाता। मैंने हकलाते हुए कहा, मुझे नींद लग गई थी, इसलिए पता नहीं चला कि दरवाज़ा बज रहा है। वो एकदम मुझे धकेलता हुआ अंदर आया और बिस्तर की जानिब देखते हुए कहने लगा, लग तो नहीं रहा था कि तुम सो रही थी। बिस्तर तो बिल्कुल साफ सुथरा है। तुम्हें क्या लगता है ऐसी हरकतें करके मुझसे बच जाओगी? कहा है ना तुम्हें, बदले में बहुत सारा पैसा मिलेगा। तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल के रह जाएगी। बस तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ। आइंदा मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बहुत चालाक था। वो बहुत तेज़ नज़रों से मेरे कमरे का जायज़ा ले रहा था। मुझसे कुछ ना बन पड़ा तो मैं नज़रें चुरा गई। वो एकदम ही हंसा। कहने लगा, अरे पगली, तुम क्यों भूल जाती हो कि मैंने तुम्हें अपने लिए रखा है। तुम मेरी मुलाजिमा हो और ख़ास मेरे लिए यहाँ हो, लेकिन पता नहीं क्यों तुम सारा दिन नौकरों की तरह काम करती हो, फिर रात को थक के सो जाती हो। वो बिस्तर पे बैठ गया। इशारे से मुझे अपने बराबर में बैठने का कहने लगा। मैं बड़ी मुश्किल से उसके बराबर में जा बैठी। मेरी निगाह ज़मीन पे जमी थी। उंगलियां उंगलियों में फंसी हुई थी। मेरा बस चलता तो कोई चुगहा पहनती और यहाँ से गायब हो जाती, लेकिन ये मेरे बस में नहीं था। ये नौकरी मेरे घर वालों की ज़िंदगी की ज़मानत थी, इसलिए मैं उस बुढ़े के आगे मजबूर थी। उसने धीरे से मेरा बाजू पकड़ के मुझे अपने करीब खींचा। कहने लगा, क्या कह रहा हूँ, सुन रही हो ना? मैंने तुम्हें यहाँ अपने लिए रखा है। तुम ख़ास मेरी मुलाजिमा हो। ये कहते हुए वो मेरे कान की जानिब झुका और धीमी सरगोशी करते हुए कहने लगा, मुझे खुश रखोगी तो सारी ज़िंदगी खुश रहोगी। मालिक की कुर्बत और रात का ये पहर मेरी जान निकालने को काफ़ी था। मैंने उस 55 साला बुढ़े पे एक नज़र डाली और घबरा के थोड़ा पीछे हट गई, क्योंकि जो कुछ वो मेरे साथ करता था वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। लेकिन मेरे पीछे हटने से भी मेरी जान छूटने वाली नहीं थी। वो थोड़ा सा खिसक के खुद मेरे करीब आ गया और मेरे दोनों बाजू पकड़ के मेरी आंखों में झांकते हुए हंसा और बोला, आज की रात बहुत मज़ा आने वाला है। उसने अपने हाथों से मेरे बालों की लटों को मेरे चेहरे से हटाया और एक ज़ोरदार हंसी हंस दिया। खौफ के मारे मेरे आंसू बह निकले थे। मैंने घबराते हुए कहा, मालिक, जो आप चाहते हैं वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मगर वो कहाँ सुनने वाला था। हंस के कहने लगा, बस 3-4 घंटे की बात है, इससे ज़्यादा की हिम्मत तो मुझ में भी नहीं है। और फिर उसने आगे बढ़ के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी जेब में से एक रस्सी निकाल के मेरे करीब आ गया। फिर उसने मुझे मजबूर किया कि मैं खुद अपने दोनों हाथ उसके आगे कर दूं। मैंने अपने दोनों हाथ उसके आगे किए तो उसने मेरे दोनों हाथ बिस्तर से बांधकर ऊपर की जानिब कर दिए और मेरे दोनों पाँव भी बिस्तर से बांध दिए। फिर हंस के कहने लगा, तुम्हें बांध के ज़्यादा सुकून से मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ।
ورنہ تم بہت زیادہ پریشان کرتی ہو۔ میں نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں میچ لیں، اور پھر جو کچھ اس رات ہوا وہی ہر رات ہو رہا تھا، اور وہی آنے والی نہ جانے کتنی اور راتوں تک ہونے والا تھا، کیونکہ میرا 55 سالہ مالک بالکل بھی ایک عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک طاقتور آدمی تھا جو ہر رات 3 گھنٹے تک میرے ساتھ وہ کرتا تھا جس کا تصور کر کے شاید کسی بھی لڑکی کے ہوش اڑ جائیں۔ لیکن میں اپنی مجبوری کی خاطر وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ اور پھر اس رات بھی اس نے آہستہ سے آگے بڑھ کے کمرے کی لائٹ بند کی۔ اور میرا نام دیا ہے، میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ میری اماں کافی عرصے سے شہر گئی ہوئی تھیں، وہ وہاں لوگوں کے گھروں میں نوکری کرتی تھیں، اور میں گھر میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج بھی کرتی تھی۔ میرا ابا ایک کام چور آدمی تھا جو سارا دن گاؤں کے پرانے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھا گاؤں کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ تاش کے پتے کھیلتا اور جوئے کی بازی لگاتا، اور رات کو گھر آ کے شور شرابہ کر کے سو جاتا۔ ہماری زندگی بہت مشکل سے گزر رہی تھی۔ اماں کے بغیر چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا، ان کی تربیت کرنا، انہیں گاؤں کے اسکول بھیجنا، گھر کے کام کاج دیکھنا میرے لیے بہت مشکل تھا، اور پھر ساتھ ہی ابا کا غصہ بھی وقفے وقفے سے مجھ پہ برستا رہتا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس بار اماں شہر سے واپس لوٹیں گی تو میں اماں سے کہوں گی کہ اب دوبارہ شہر نہ جانا۔ مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اماں کے بغیر پورا گھر سنبھال سکتی۔ لیکن اس دفعہ جب اماں شہر سے لوٹیں تو جو بات اماں نے کہی وہ سن کے میرے ہوش اڑ گئے۔ اس بار اماں واپس آئیں تو بہت بیمار تھیں۔ مجھے اپنے پاس بٹھا کے کہنے لگی، دیا میری کمر میں بہت تکلیف رہتی ہے، پیروں میں بھی اتنا درد ہے کہ میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ دراصل کسی کے گھر کپڑے دھوتے دھوتے میں گر گئی تھی، اور مجھے اس قدر چوٹیں آئیں کہ اس کے بعد میں دوبارہ صحیح طرح سے کھڑی ہی نہیں ہو سکی۔ میرے لیے اب کام کرنا مشکل ہے۔ میں نے اپنی مالکن سے بات کر لی ہے، وہ میری جگہ تمہیں رکھ لیں گی۔ اب تمہیں شہر جا کر لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنا ہوگا۔ اور اماں کی بات سن کے میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ میں 14 سال کی ایک جوان ہوتی لڑکی تھی جس نے اپنی ساری زندگی گاؤں کے اندر ہی گزاری تھی۔ نہ مجھے شہر کا کچھ علم تھا اور نہ میں شہر جانا چاہتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ بنگلے والے بڑے ظالم ہوتے ہیں، بہت زیادہ کام کرواتے ہیں اور کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتے، کیونکہ میری سہیلی سکینہ جو اپنی ماں کے کہنے پہ شہر نوکری کرنے کے لیے گئی تھی، وہ کچھ ہی عرصے کے بعد واپس لوٹ آئی تھی، اور اس نے بتایا تھا کہ بنگلے میں اس کے ساتھ مار پیٹ تک کی جاتی تھی۔ جب اماں نے مجھ سے یہ بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا، اماں میں شہر جا کے نوکری کیوں کروں گی؟ ابا سارا دن پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھا رہتا ہے، تم ابا سے کہو نا کما کے لائے۔ اماں سر پکڑ کے رونے لگی، کہنے لگی، اگر تیرا باپ کسی قابل ہوتا تو میں کبھی شہر جاتی ہی نہ۔ تیرے باپ نے سوائے بچے پیدا کرنے کے اور کوئی کام نہیں کیا۔ دیکھو نا، تم 8 بہن بھائی ہو اور ایک کو بھی میں ڈھنگ کا کھانا کھلانے کے قابل نہیں ہوں۔ کاش تمہارے ابا کو کچھ عقل آ جائے، لیکن اب ہماری خاطر تم ہی شہر چلی جاؤ۔ اماں نے اچانک میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، میں نے اپنے سارے مالکوں سے بات کر لی ہے، جس کسی کے گھر کا کام تمہیں آسان لگے تم بس اس کے گھر رک جانا۔ اماں کی بات سن کے میں بالکل گمسم سی ہو گئی تھی۔ پھر اماں نے ابا کے سامنے بھی یہ بات کی کہ اب اماں شہر نہیں جا سکتی، تو ابا نے بھی چھوٹتے ہی کہا، تو پھر اپنی دیا کو بھیج دو، تمہاری جگہ وہ نوکری کر لے گی، اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ ابا کی بے غیرتی عروج پر تھی۔ انہیں اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ میں جوان ہو رہی ہوں، میں کسی غیر کے گھر جا کے کیسے کام کروں گی۔ انہیں بس پیسے سے مطلب تھا۔ ابا جا کے بستر پہ سو گیا اور میں اماں کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ اماں دھیمے سے دکھ سے مسکرائیں، کہنے لگیں، دیکھ لے، میں نے اسی لیے پہلے ہی بنگلے میں تیری بات کر لی تھی، کیونکہ مجھے پتا ہے نا تیرا باپ کیا کہے گا۔ کل میرے ساتھ چلنا، میں 1-2 جگہ تیری بات کروا دوں گی اور پھر خود واپس گاؤں آ جاؤں گی۔ میں نے خوف کے مارے اماں کا پلو پکڑ لیا۔ اماں، میں نے سنا ہے وہ لوگ بہت مارتے ہیں، کھانا بھی نہیں دیتے۔ اماں نے ہنس کے انکار میں سر ہلایا، کہنے لگی، ارے تو کہاں سکینہ کی باتوں میں آ گئی؟ وہ زمانے بھر کی کام چور لڑکی ہے، کام سے گھبراتی ہے، اس لیے واپس گاؤں آ کے الٹی سیدھی باتیں کر دی تاکہ اس کے ماں باپ اسے دوبارہ شہر نہ بھیجیں۔
اور तूने भी उसकी बातों पे यकीन कर लिया। ऐसा कुछ नहीं होता। शहर के लोग पढ़े लिखे होते हैं, काम करवाते हैं तो खाना भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं, छुट्टियां भी देते हैं और ख्याल भी करते हैं। तुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम मेरे मालिक तो बहुत ही अच्छे हैं। खाना समेट के अम्मा अपने कमरे में चली गईं और मैं सारी रात बिस्तर पे लेट के अम्मा की बातें सोचती रही। वाकई अम्मा तो अक्सर छुट्टी लेके आ जाती थी। अम्मा के मालिक अच्छे ही होंगे। अम्मा को वक्त पे पैसे भी मिलते थे और अम्मा हशाश बशाश भी थी। अगर गिरी ना होती तो शायद अभी भी अम्मा खुद ही सारा काम काज करती। यही सोचते हुए मैंने हामी भर ली और अपने दिल को राज़ी कर लिया। मैं बार बार खुद को समझा रही थी कि मैं बड़ी बहन हूँ, मुझे अपने छोटे बहन भाइयों के लिए घर से दूर जाना ही होगा ताकि वो महरूमियों वाली ज़िंदगी ना गुजारें। अगले दिन शहर जाने से पहले मैं अम्मा के किसी काम से पीछे मोहल्ले वाली खाला के घर तक गई तो रास्ते में मुझे शहजाद मिल गया। उसे देखते ही मैं नज़रें चुराए आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो फौरन मेरे नज़दीक आ गया। मेरी बात सुन दिया, बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे तुझसे। शहजाद की आंखों में जो कुछ था मैं उसे अच्छी तरह समझती थी, लेकिन इस सब को कबूल करने के लिए राज़ी नहीं थी, क्योंकि मुझ पे मेरे बहन भाइयों की जिम्मेदारी होने के साथ साथ मुझे अपने बाप की फितरत का भी इल्म था। इसलिए मैंने कन्नी कतरा के आगे बढ़ना चाहा, लेकिन वो मेरे रास्ते में आ गया। दिया, मेरी बात सुन के जा। कितने दिनों से तुझसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनती क्यों नहीं है तू? उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींच के खेतों तक ले गया जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। शहजाद, ये सब ना कर, मैं शोर मचा दूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह इस मुश्किल से निकलूं, लेकिन शहजाद ने मुझे वहीं खेतों में नीचे बिठा दिया। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ दिया, शादी करना चाहता हूँ तुझसे, बस इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ कि तू 2 साल मेरा इंतज़ार कर ले, क्योंकि अब मैं शहर जा रहा हूँ और 2 साल में किसी काबिल बन के आऊँगा। वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए इंतज़ार के लिए वादा मांग रहा था और मैं शहर जाने वाली बात पे हैरान थी। दिल चाहा कि उसे बताऊं कि मैं भी शहर जा रही हूँ, लेकिन अगर मैं उसे बताती कि मैं किसी बंगले पे काम करने के लिए जा रही हूँ तो यकीनन वो हंगामा खड़ा कर देता। मैंने कई बार उसे अपने लिए गांव के लड़कों से लड़ते हुए भी देखा था। गलती से अगर कोई मुझे कुछ कह देता तो वो मार पीट पे उतर आता था। इसलिए मैं खामोश हो गई, नजरें चुरा ली। मेरा इंतजार करेगी ना दिया? वो एक बार फिर मेरी आंखों में झांकने लगा। मैंने बस सर हिला दिया। दिल में तो मेरे भी बहुत से अरमान थे, लेकिन उस वक्त हाँ करना जरूरी था ताकि वो खामोशी से शहर चला जाए। और फिर वो अपनी मोहब्बत का वादा करते हुए वहां से चला गया। उसकी बस सुबह की थी और मेरी दोपहर की। उसके जाने के बाद मेरी आंखों में नमी तैरने लगी। मैं जानती थी कि जिस मोहब्बत का वो जिक्र कर रहा है उसका पूरा हो पाना मुमकिन नहीं है। मैं अम्मा का काम निपटा के वापस घर लौटी तो तब तक अम्मा सामान बांध चुकी थीं, क्योंकि हमें दोपहर की बस से निकलना था। अम्मा मुझे बस में बिठा के शहर ले गई। पहले ही बंगले पर बंगले की मालिकन ने मुझे सर से पांव तक देखा। कहने लगी, रशीदा तेरी बेटी तो बड़ी काबिल लगती है, फुर्तीली भी नजर आ रही है। आज एक दिन इससे काम करवा लूं तो फिर ये मेरे ही बंगले पे काम करेगी। मालिकन ने घर के कुछ काम काज बता दिए जिन्हें मैंने फौरन से समझ लिया। अम्मा सारा दिन बंगले के एक कोने में जम के बैठी रही और मैं भाग दौड़ के काम करती रही। यहाँ तक कि शाम के वक्त मालिकन ने कहा कि ठीक है, अब से तेरी बेटी दिया यहीं रहेगी। और मालिकन ने अम्मा के हाथ पे एक खतीर रकम रख दी और मुझे रहने के लिए एक सर्वेंट क्वार्टर मिल गया। अम्मा ने यह कह के मुझे छोड़ दिया कि अब 6 महीने बाद वो खुद मुझे लेने आएगी। अम्मा की बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने अम्मा का बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा, अम्मा तुम तो हर महीने में 2 बार हमसे मिलने आती थी, फिर मैं 6 महीने बाद क्यों आऊंगी? अम्मा कहने लगी, मैं यूं आती थी क्योंकि मेरे बच्चे थे वहां, तो तू किस लिए आएगी? यहाँ रह के काम कर, पैसे भी सही मिलेंगे, छुट्टियों के पैसे कटते हैं। वैसे भी इतना बड़ा बंगला है, तुझे रहने के लिए क्वार्टर मिल गया है, यहाँ हर वक्त तुझे अच्छा भी खाने को मिलेगा। देखना कैसे ही चंद दिन में तू भली चंगी हो जाएगी। गांव में तेरे बाप की जली कुटी बातें और भूख के सिवा रखा क्या है? तेरे भेजे हुए पैसे मैं तेरे ही जहेज के लिए जमा करूंगी।
अच्छी तरह जानती हूँ मैं, तू शहजाद को पसंद करती है और वो तुझे। देख लेना, मैं खुद तेरी धूमधाम से शादी करूँगी। अम्मा की बात सुन के मेरे होश उड़ गए थे कि उन्हें मेरे और शहजाद के बारे में इल्म था, और ये जान के खुशी की इंतहा भी ना रही कि अम्मा मुझे खुद शहजाद के साथ ब्याहने के लिए तैयार थीं। अम्मा मुझे मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाकर मुझे छोड़कर चली गईं, और मालिकन ने मुझे कह दिया कि रात तक के सारे काम करने के बाद मैं सर्वेंट क्वार्टर में चली जाऊं। मालिकन को खुद किसी पार्टी में जाना था। वो खूब सज संवर के चली गई। मैं बावर्ची खाने में बर्तन धो रही थी जब मुझे डाइनिंग एरिया से एक जोरदार मर्दाना आवाज आई, कोई है जो पानी ला के दे। आवाज इतनी तेज थी कि मैं फौरन पानी का गिलास लेके दौड़ पड़ी। वहां पहुंची तो देखा कि एक 55 साल का बुढ़ा डाइनिंग टेबल पे बैठा गुस्से के आलम में अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल कर रहा था। मैंने जल्दी से साहब जी कह के पानी आगे बढ़ाया तो उसने नजर उठा के मुझे देखा और फिर देखता ही चला गया। उसने दोबारा पलकें ना झपकी, जबकि मैं घबराहट का शिकार हो गई थी। मैं इतनी तेजी से भागती हुई आई थी कि दुपट्टा लेना भी भूल गई थी, और वो आर पार होती निगाहों से मुझे देख रहा था। मैं जवान हो रही थी और इन निगाहों को अच्छी तरह समझ सकती थी। काम करते हुए पसीने से मेरे कपड़े शराबोर होकर मेरे वजूद से चिपक चुके थे, इसलिए उस वक्त मुझे भी बेइंतहा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने उसकी नज़रों के सामने से हटना चाहा, लेकिन उसने मुझे आवाज़ दे के रोक लिया और फिर एकदम बहुत नरमी और मोहब्बत से पूछने लगा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? रशीदा कहाँ है? उसने मेरी माँ का नाम लिया। मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया कि रशीदा मेरी माँ है और वो गांव चली गई हैं। अब से मैं उनकी जगह यहाँ काम करूँगी। मेरा नाम दिया है। मैंने तकरीबन तफसील से अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उस 55 साला बुढ़े के चेहरे पे एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, मैं यहाँ का साहब हूँ, तुम्हें मेरी खिदमत करनी होगी। तुम्हें मेरी बहन ने रखा है, लेकिन तुम्हें हुक्म मेरा मानना होगा, क्योंकि इस घर के सारे मुलाजिम मेरा हुक्म मानते हैं। तुम बहुत अच्छी हो और काबिल लगती हो, तुम्हें घर के काम काज करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस मेरी ख्वाहिशों का ख्याल रखोगी, बदले में मैं तुम्हारी हर ज़रूरत और ख्वाहिश को पूरा करूँगा। उस बुढ़े की बात सुन के मैं एकदम चौंक के उसकी जानिब देखने लगी कि वो किन ख्वाहिशों की बात कर रहा है। फिर वो कहने लगा कि काम से फारिग होकर सर्वेंट क्वार्टर में चली जाओ, मैं वहाँ आके बात करता हूँ। मेरा काम तकरीबन ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैं क्वार्टर में आ गई, लेकिन दिल में अनजाना सा खौफ था। रात 1 बजे के करीब वो मेरे पीछे क्वार्टर में आया। पहला दिन था, इसलिए मालिक की आवाज़ सुन के मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो मेरे पास अंदर आके बैठ गया और मैं घबरा के खड़ी हो गई, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच के अपने पास बिठाया। कहने लगा, तुम्हें घर के काम काज करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ये नरम मुलायम हाथ घर के काम काज के लिए नहीं बने। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें बावर्ची खाने में अपनी खूबसूरती जलाने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत गहरी निगाहों से मेरा जायज़ा लेते हुए मेरे हाथों को अपने हाथों में पकड़ चुका था, और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मेरे अंदर पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। मेरे सारे वजूद से पसीना फूट पड़ा था, जबकि वो अपनी ही बातों में मसरूफ़ था। कहने लगा, मैं अपनी बहन से खुद बात कर लूँगा, तुम बस मेरी खिदमत करोगी। तुम्हारा काम सिर्फ मुझे खुश करना होगा, बाकी इस घर के कामों के लिए बहुत से मुलाजिम हैं। उसने दरवाज़ा बंद करते हुए मेरी जानिब देखा और अपना कोट उतार के एक तरफ रख दिया। मैं हक्का बक्का सी बस उसे देख रही थी, और फिर जो कुछ मेरे दिमाग में आया वो इंतहाई भयानक था। हमारे गांव में कई लड़कियों के साथ ज्यादती हो चुकी थी, और इस वजह से मैं इस बारे में थोड़ा बहुत कुछ समझती थी कि ये सब कुछ क्या होता है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ शायद वो उससे भी बदतर था। कुछ ही देर बाद वो मुझे रस्सियों से बांध चुका था। कहने लगा, मुझे शोर शराबा और हिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं है। खामोशी से बिस्तर पे लेटी रहो ताकि मैं अपना काम कर सकूं। मैं बुरी तरह घबरा रही थी, खौफ से थर थर कांप रही थी।
लेकिन उसे मुझ पर रहम नहीं आया। वो मुझे बांध के कमरे से बाहर निकला। जब वो वापस लौटा तो उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा थैला था। उसने अपने जिस्म पे पहनी शर्ट भी उतार के एक तरफ रख दी। वो 55 साल का बुढ़ा जिस्मानी तौर पे काफी जवान और मजबूत जिस्म का मालिक था। वो थैला खोल के बैठ गया। कुछ देर बाद कमरे में मेरे इर्द गिर्द दिए जल रहे थे। एक खोपड़ी रख के वो न जाने क्या कुछ पढ़ रहा था और मेरी जान निकल रही थी। खौफ के मारे मेरा दिल धड़कना भूल गया था। दियों की जलती हुई आग ने इर्द गिर्द ऐसी गरमाइश डाली कि मैं पसीना पसीना हो गई। लेकिन वो आंखें बंद किए जंतर मंतर पढ़ता ही चला जा रहा था और पूरे 3 घंटे तक वो यही सब कुछ करता रहा। उसके बाद वो उठा, उसने सारे दिए बुझाए, अपना सामान वापस थैले में डाला, मुझे उन रस्सियों से आज़ाद करते हुए कहने लगा, खबरदार जो इस बारे में किसी को कुछ भी बताया। तुम चाहो तो सारा दिन इस क्वार्टर में आराम कर सकती हो, लेकिन इस बारे में किसी से बात ना करना। तुम्हें रोज यूं ही मेरी खिदमत करनी होगी। ये बहुत अहम काम है जो मैं कर रहा हूं। अगर ये कामयाब हो गया तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। ये कह के वो चला गया था और मैं पूरी तरह परेशान हो गई थी। अगली सुबह मैं बंगले पे गई तो मालिकन वहां बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि उसे सब कुछ बता दूं और वापस घर जाने की बात करूं, लेकिन उसने मुझे देखते ही घर के कामकाज समझा दिए, जैसे उसे रात के बारे में कुछ इल्म ही ना हो। मैं बहुत गौर से मालिकन को देख रही थी और काम भी कर रही थी। मुझे तो यही लग रहा था कि मालिकन को इस बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है। खैर, मैंने कामकाज सारे तेजी से निपटाए। सोच लिया कि अब मैं रात को मालिक के लिए कमरे का दरवाज़ा ही नहीं खोलूंगी। ये नौकरी, ये काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन साथ ही मैं अपने आप को भी मालिक से बचाना चाहती थी। लेकिन अगली रात फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा और ना चाहते हुए भी मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। मालिक कमरे के अंदर आया और उसने फिर मेरे साथ वो ही सलूक किया। कहने लगा, तुमसे कहा था ना घर का काम ना किया करो, आराम करो, फिर बंगले पे क्यों आती हो, सुबह मत आना। अगले दिन मैं बंगले पर नहीं गई तो सारा दिन कोई मुझे बुलाने भी नहीं आया, लेकिन मैं कमरे की 4 दीवारी में पूरी तरह बेजार आ गई थी। रात को फिर मालिक आया और उसने वही सब कुछ किया जो मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। लेकिन अगली सुबह मैं कमरे में रहने के बजाय बंगले पे चली गई। मालिकन ने मुझे देख के दोबारा से काम काज समझा दिए। ये भी ना पूछा कि मैं कल क्यों नहीं आई थी, और यही बात मुझे हैरान कर रही थी। मैं तो अब तक ये भी नहीं समझ पा रही थी कि मालिक क्या मुझ पे जादू कर रहा है, या वो कोई जादूगर है। मैंने इस तरह का कोई भी अमल ना पहले देखा था और ना सुना था। गांव में कुछ लोग कहते थे कि लोग काला जादू करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं मुझे तो ये भी अंदाजा नहीं था। इसलिए बस मैं अपने आप में एक जंग लड़ रही थी। कई बार सोचा कि वापस घर चली जाऊं, लेकिन फिर अम्मा और बहनों का ख्याल आता और मैं खामोश हो जाती। वैसे भी मेरी माँ को एडवांस के नाम पे एक बहुत बड़ी रकम दी गई थी, इसलिए अब मेरा छुट्टी करना या मेरा काम छोड़ना मुमकिन नहीं था जब तक कि वो रकम बराबर हिसाब पूरा ना हो जाता। ऐसे ही 7-8 दिन गुजर गए। 8वें दिन जब मालिक मेरे कमरे के दरवाजे पे आया तो मैंने जानबूझ के दरवाज़ा ना खोला। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, लेकिन फिर मालिक के बार बार बजाने पे मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और उसने एक बार फिर मुझे रस्सियों से बांध के लिटा दिया। मेरे इर्द गिर्द दिए जला के वो कुछ पढ़ने लगा और मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं बुरी तरह से चीख रही थी। उसने मेरी चीखों की आवाज़ तो सुनी, लेकिन अपनी बंद आंखों को नहीं खोला, बल्कि तेजी से अपने जंतर मंतर पढ़ता रहा, यहाँ तक कि मेरी चीखें आसमान को छूने लगी और दरवाज़ा खोल के मालिकन अंदर घुसती चली आई। उसने कमरे में घुसते ही अपने भाई को झंझोड़ दिया। सारे दिए बुझाए, कमरे की बत्ती जलाई, मुझे रस्सियों से आज़ाद करते हुए अपने भाई पे चीखने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ज़रा भी इस लड़की पर रहम नहीं आ रहा? इसकी चीखों से पूरा बंगला गूंज रहा है। ऐसा ना हो पास पड़ोस वाले जमा हो जाएं। मालिकन हद से ज़्यादा गुस्से में थी, जबकि मालिक का चेहरा उससे भी ज़्यादा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो कहने लगा, तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी?
मैंने तुम्हें मना किया है ना, मेरे कामों में टांग मत अड़ाया करो, और ये भी कहा है कि इस लड़की से बंगले का कोई काम ना करवाया करो। ये लड़की इस घर के काम काज के लिए नहीं है, ये लड़की मेरे लिए है। मालिकन गुस्से में कहने लगी, होश करो, ये रशीदा की बेटी है, गांव से यहाँ मजबूरी में आई है और तुमने इसे अपने कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। किसी दिन तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मालिक गुस्से में अपनी बहन को बोला, हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे वाकई पछताना पड़ेगा। तुमने मेरे सारे अमल को जाया कर दिया। पिछले 7 दिन में मैंने जितनी मेहनत की थी वो सब पानी हो गई। अब मुझे दोबारा से मेहनत शुरू करनी होगी। इस लड़की को छोड़ो और तुम यहां से जाओ। मालिकन ना मानी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटती हुई उस कमरे से लेके निकली। मालिक भी पीछे पीछे आया। दोनों बहन भाइयों में खूब झगड़ा हुआ, यहां तक कि बात हाथापाई पे पहुंच गई। लेकिन मालिकन पीछे ना हटी। उसने अपने भाई से मुझे बचाया और तेजी से अपने कमरे में ले जाके लॉक कर दिया। मालिकन का सांस फूला हुआ था। वो मुझसे पूछने लगी कि तुम ठीक हो ना दिया? मैंने कहा हाँ, लेकिन हाथ पांव मेरे अभी भी बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने मुझे बिस्तर पे बिठाया, पानी पिलाया। कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, मैं सुबह ही तुम्हें अपनी दोस्त के बंगले पे भेज दूंगी। तुम वहां काम करना। मुझे पता है तुम्हारी माँ को तुम्हारे पैसे की जरूरत है। काश मुझे पहले पता चल जाता कि भाई तुम्हारे साथ क्या कर रहा है तो मैं तुम्हें पहले बचा लेती, लेकिन तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। मैंने घबरा के पूछा, मालिकन ये सब क्या था? मालिक मेरे साथ क्या कर रहे थे? मालिकन ने नजरें चुराई। कहने लगी, दरअसल मेरा भाई पागल है। आज से कुछ साल पहले उसकी बीवी का एक हादसे में इंतकाल हो गया था और वो इस बात को कबूल ही नहीं कर पा रहा। बार बार जाके कब्रिस्तान में अपनी बीवी की कब्र पे बैठ जाता है, उसे पुकारता रहता है और फिर ना जाने किसने उसे कह दिया कि अगर वो चाहे तो अपनी मरी हुई बीवी से बात कर सकता है, उसकी रूह को बुला सकता है। किसी ने उसे आमिल से मिलवाया और उस आमिल ने उसे कोई जंतर मंतर बता दिया। अब वो अपनी बीवी को वापस बुलाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। उसे लगता है कि तुम्हारे अंदर उसकी बीवी की रूह आएगी और उससे बातें करेगी। दरअसल मेरा भाई अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। उन दोनों की पसंद की शादी थी, लेकिन बस किस्मत में उनका साथ मुख्तसर लिखा था और ये सदमा मेरा भाई झेल नहीं पाया। वो किसी भी तरह अपनी बीवी से बात करना चाहता है, उससे मिलना चाहता है। मुझे डर है कि कहीं वो इस चक्कर में कुछ बहुत ही गलत ना कर बैठे। ना जाने किसने उससे कह दिया है कि उसकी बीवी की रूह वापस आ सकती है। मुझे नहीं मालूम कि ये सब सच है या झूठ, लेकिन मैं तुम्हें इस सब का हिस्सा नहीं बनने देना चाहती, क्योंकि तुम्हारे लिए ये एक तकलीफ दे अमल है। इसलिए मैं तुम्हें यहां से दूर भिजवा दूंगी। मालिकन मुझसे बात कर ही रही थी कि मालिक कमरे का दरवाजा पीटने लगा, लेकिन मालिकन ने दरवाजा ना खोला। कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, मेरे होते हुए मेरा भाई तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। सुबह तक मैं और मालिकन कमरे के अंदर बंद रहे और सुबह होते ही मालिक ना जाने कहाँ चला गया। मालिकन ने मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाया और अपनी दोस्त के बंगले पे पहुंच गई। अपनी दोस्त को कहा कि वो मेरा ख्याल रखे। मैंने मालिकन की दोस्त के बंगले पे काम काज करना शुरू कर दिया। वो एक अच्छी औरत थी, उसने मेरा ख्याल भी किया और मुझसे ज्यादा काम भी नहीं करवाया। मैं इस काम से खुश थी, लेकिन अक्सर ही मुझे मालिकन का ख्याल आता था, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की थी, अपने भाई के खिलाफ जाके मुझे बचाया था। कभी कभी मुझे मालिक की भी याद आती थी। वो अपनी पहली बीवी की मोहब्बत में इतने पागल और अंधे हो चुके थे कि वो ये बात कबूल ही नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बीवी इस दुनिया से जा चुकी है। मैं 6 महीने तक दिन रात अपनी मालिकन के बंगले पे काम किया। अपनी माँ को बाकायदगी से पैसे भिजवाती रही और जब 6 महीने बाद मैं छुट्टी पर वापस लौटी तो मेरी माँ ने मेरे लिए काफ़ी सारा जहेज जमा कर लिया था। कुछ सामान मुझे मेरी शहरी मालिकन ने भी दे के भेजा था। जब मैं गांव गई तो शहजाद की माँ मेरे लिए रिश्ता लेके आ गई। शहजाद ने अपनी माँ से बात की थी, उसकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई थी और अब वो हमारी शादी चाहता था। शहजाद की माँ ने जब शादी की बात की तो मेरे बाप ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन मेरी माँ ने खुद रिश्ता पक्का किया और मुझे शहजाद के साथ रुखसत कर दिया। शादी की रात जब शहजाद मेरे सामने बैठा था,
मुझे यकीन नहीं आया मैंने अपनी मंजिल इतनी आसानी से पा ली। वो मोहब्बत जिसे मैं अपने सीने में छुपा के रखती थी वो पूरी तरह मुझे हासिल हो गई थी। शायद ऐसा इसलिए हुआ था कि मैंने बेलौस होकर अपने घर वालों और अपने बहन भाइयों के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान किया था। 6 महीने मैंने दिन रात शहर में काम किया था। शहजाद ने मोहब्बत से मेरा हाथ छुआ, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया तो मेरी आंखों में नमी उतर आई। उसने मुझे अपने सीने में समा लिया, मोहब्बत से मुझे चूमा और मेरी चूड़ियों से खेलते हुए मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी एक जीती जागती लड़की हूँ जिसकी ख्वाहिशात है, क्योंकि अभी तक मैं अपनी ख्वाहिशात को मार के ही जीना सीख रही थी। शहजाद ने मेरे छोटे छोटे ख्वाबों को पूरा करने का वादा किया। उसने खूबसूरत चांदी की अंगूठी मेरी उंगली में डाली तो वो पूरी तरह मेरी उंगली में दमकने लगी। बेशक ये बेइंतहा कीमती नहीं थी, लेकिन शहजाद की मोहब्बत ने उसे बेशबहा कीमती बना दिया था। मेरा और शहजाद का खुशियों का सफ़र शुरू हुआ था और मैं एक बार फिर शहजाद के हमराह शहर चली आई। शहजाद के साथ साथ मैंने शहर में अपना काम भी जारी रखा ताकि मैं अपनी माँ को सपोर्ट कर सकूं, क्योंकि इतना तो मुझे भी मालूम था कि मेरी माँ मेरे छोटे बहन भाइयों का खर्चा नहीं उठा सकती और मेरा बाप किसी काबिल नहीं था। शहजाद को भी इस बात पे कोई एतराज़ नहीं था। हम दोनों ने मिल के काम शुरू किया। मैं कुछ पैसे अपनी माँ को भेज देती, बाकी पैसे हम अपना घर बनाने के लिए जमा करने लगे। लेकिन अभी भी कभी मैं माजी में झांकती हूँ तो जो कुछ हुआ उस पर कांप उठती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि पता नहीं मालिक की ज़हनी हालत ठीक हुई या नहीं, या फिर वो अभी भी अपनी बीवी से बात करने के लिए इसी तरह की कोई हरकत कर रहे हैं। आज के दौर में बहुत से लोग ये कहते हैं कि यहाँ से गए हुए लोगों को वापस बुलाया जा सकता है, किसी और के जिस्म में रूह को बुला के बात की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से और नेक रास्ते पे चल के गुजार के इस दुनिया से चला गया है तो उसे दूसरी दुनिया में सुकून की ज़िंदगी जीने देनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मोहब्बत इतनी अंधी हो सकती है कि गुजरे हुए लोगों को रूह की सूरत वापस बुलाया जाए, उन्हें तकलीफ देकर उनसे बात की जाए? क्या आपको लगता है कि इस तरह किसी की रूह को बुलाना मुमकिन है? क्या आप में से कभी किसी ने ऐसा कोई वाकया सुना है?